देखिए, अब आइए आपको समझाते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, परमाणु के अंदर या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक, उसकी ऊर्जा, उसका अभिविन्यास आदि का, और घूमने की, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा जिसको चक्रण कहते हैं, आदि का पता लगाने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है वह संख्या कहलाती हैं क्वांटम संख्या। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे इसकी डेफिनेशन। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष यानी सेल, उपकोष यानी सब सेल, कक्षक यानी ऑर्बिटल, और चक्रण स्पिन यानी घूमने की दिशा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है वे संख्याएं कहलाती हैं क्वांटम संख्याएं। और क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, ये इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये शॉर्ट में मैंने क्यू और एन लिख दिया, यहां पर डेफिनेशन लिख रही है, इसे देख के लिखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से प्रकट करते हैं। नंबर 2 है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3 है चुंबकीय क्वांटम संख्या अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर 4 है चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। इसका क्रम भी ऐसे ही, यदि परीक्षा में आता है तो कोई बच्चा आगे पीछे कर देता है, ऐसे नहीं, इसका अध्ययन इसी क्रम में किया जाता है। नंबर 1 है मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर 2, मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं और स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एल से प्रकट करते हैं। नंबर 3 है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एम से प्रकट करते हैं। और नंबर 4 है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एस से प्रकट करते हैं। तो ये हैं 4 क्वांटम संख्याएं। अब आप सबसे पहले समझिए मुख्य क्वांटम संख्या। ध्यान करें, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष को, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष यानी सेल को प्रदर्शित करती है और इसे स्मॉल एन से प्रकट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है। अर्थात एन का जो मान है वो 1, 2, 3, 4, 5 आदि से लेकर
इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता। जो परमाणु का सबसे निकटतम कोष होता है, नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के निकटतम कोष के लिए, जिसको के कहते हैं, उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1 होता है। उसके अलावा क्रम से दूसरे L, फिर M, N, O, P, Q आदि के लिए इनके मान क्रम से 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या n किसी परमाणु के आकार का निर्धारण करती है। मान लीजिए किसी के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 2 है, उसका मतलब कि उसमें 2 कोष हैं, और किसी का 4 है तो उसके मतलब उसके 4 कोष हैं। जब 4 कोष होंगे, सेल होंगे, तो उसका आकार 2 वाले की अपेक्षा बड़ा होगा। किसी में मान लीजिए n का मान 6 है तो उसमें 6 सेल होंगे, इसका मतलब उसका आकार पहले वाले से भी बड़ा है। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या करती है? किसी भी परमाणु के आकार का निर्धारण करती है। अब आप समझिए कि अब तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उन सब के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का अधिकतम मान जो है वो कितना होता है? 7 होता है। अर्थात अब तक जितने एलिमेंट्स ज्ञात हैं उन सब के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1 से लेकर 7 तक होता है, लेकिन पूर्णांक में होता है, 0 नहीं होता है। क्लियर हो गया है? एक बार फिर समझ लीजिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कैसे इसको डिफाइन करेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के सेल यानी कोष, जिसको मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं, उसको प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल n से प्रकट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी शून्य नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। और नाभिक के निकटतम कोष के लिए इसका मान 1 होता है, और अन्य L, M, N, O, P, Q आदि के लिए इसके मान क्रम से 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n किसी भी परमाणु के आकार का निर्धारण करती है। वो बताती है कि परमाणु का आकार कितना है। तो इस तरीके से, तो देखिए जैसा मैंने अभी बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या n के अधिकतम मान शून्य नहीं हो सकते, बल्कि शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अर्थात n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि नाभिक के निकटतम कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना होता है? 1, और उससे आगे वाले L, M, N, O, P, Q के लिए कितने होते हैं? क्रम से 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। समझ आ गया होगा? और मुख्य क्वांटम संख्या n किसी भी परमाणु के आकार का निर्धारण करती है कि परमाणु का आकार क्या है। अब आप ये समझ लीजिए नंबर 2, दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिगंशी क्वांटम संख्या किसी परमाणु के उपकोष यानी सब सेल को प्रदर्शित करती है, और इसको स्मॉल l से प्रकट करते हैं। इसे सहायक क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल l के द्वारा। और इसे सहायक क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है, और किसी भी n के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 0 से -L तक होता है। ध्यान करें कहां तक होता है? किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l का मान 0 से माइनस यानी 0 से n-1 तक होता है। n के लिए l के मान कहां तक होता है? 0 से n-1 तक ये होते हैं। और
किसी n के लिए l के कुल मानों की संख्या ये n के बराबर होती है। आप इस तरीके से एक टेबल बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए किस तरीके से मैंने यहां समझाया, फिर सुनिए इसको ध्यान से। दिगंसी क्वांटम संख्या के बारे में, दिगंसी क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के किसको प्रदर्शित करती है? उपकोष यानी सब सेल को। दिगंसी क्वांटम संख्या को स्मॉल l के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दिगंसी क्वांटम संख्या l का मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है, और किसी भी n के लिए l के जो मान हैं वो कितने होंगे? 0 से n-1 तक। और l के कुल मानों की संख्या किसी n के लिए कितनी होती है? n के बराबर ही होती है। जैसे यदि n बराबर 1 तो l बराबर, अच्छा उधर तो l बराबर होगा 0 से लेकर करेंगे और कहां तक? n-1 तक। तो 1 है तो 1 0 से स्टार्ट किया, और n कितना है? 1 में से 1 घटा देंगे तो 0, अर्थात n यदि 1 है तो उसके लिए l का मान 0 होगा। यदि n बराबर 2 है तो l बराबर 0 से लेकर कहां तक होगा? 2 में से 1 कम कर लीजिए, 1 तक, यानी 0 होगा और 1 होगा। और यदि n बराबर 3 है तो l बराबर 0, 1 और 2 होंगे। और यदि n बराबर 4 है तो l बराबर 0, 1, 2 और 3 होगा। समझ आ गया? यानी 0 से स्टार्ट करिए किसी n के लिए l का मान निकालने के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे, और जितना n है उसमें से 1 कम कर दीजिए, वहां तक होगा। तो n कितना है? 4 में से 1 कम करिए, 3 हो गया। तो 0 से लेकर 3 तक। अब कुल मानों की संख्या n बराबर 4 के लिए l के कुल कितने मान हैं? 4, तो उससे n के बराबर ही है। n बराबर 3 के लिए ये 3 है, n बराबर 2 के लिए ये 2 हैं, और n बराबर 1 के लिए 1 है। इस तरीके से। अब ध्यान रखें कि ये जो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण वो है, इसको अक्सर भूल जाते हैं कि यदि l बराबर 0, 1, 2 और 3 है, कितना है? l बराबर 0, 1, 2 और 3 है, तो इनको क्रमशः s, p, d और f से प्रकट करते हैं। 0 है तो s से प्रकट करते हैं, 1 है तो p से प्रकट करते हैं, 2 है तो d से प्रकट करते हैं, और 3 है तो f से प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी l के लिए s का मान जो है वो 0 होता है, p का मान 1 होता है, d उपकोष का मान 2 होता है, और f उपकोष का मान 3 होता है। अब इसको कैसे भी कह लीजिए, यदि l की वैल्यू क्रमशः 0, 1, 2, 3 है तो उनको क्रमशः s, p, d, f के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि उपकोष हैं s, p, d और f, तो s उपकोष के लिए दिगंसी क्वांटम संख्या l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। और दिगंसी क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु की आकृति का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? आकृति का। तो इस तरीके से ये आपकी दिगंसी क्वांटम संख्या है।